तो हेलो गाइस, आई एम पीयूष और आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैजिक पर। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का गद्य विकास के विविध चरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पूरी जो बुक है ना, ये वन शॉट रिवीजन कराने वाला हूँ। सब कुछ कंप्लीट है, इस वीडियो को देख लोगे उसके बाद आपको हिंदी ए गद्य विकास के विविध चरण की पूरी टेंशन खत्म कर लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो को करने के बाद आपकी पूरी बुक की रिवीजन हो जाएगी। साथ में इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होता है और इस साल भी रिपीट होंगे। मतलब कि वो क्वेश्चन करने के बाद ना आपके सारे, आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, अपने क्वेश्चनों को देखोगे तो यही लगेगा ये क्वेश्चन तो हमने पहले से ही कर रखे हैं। कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। 100% श्योरिटी के सारे क्वेश्चन इस ही वीडियो के अंदर से आने वाला है। मतलब अगर आपने वीडियो अच्छे से कर दी, थोड़ा सा डेडिकेट होके, तो आप 80+ मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है ना। 90 नंबर का पेपर होता है, 80 से ऊपर मार्क्स लाओगे। और अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, लिखने का तरीका अच्छा है, तो आप पूरे 90 में से 90 मार्क्स स्कोर करोगे। और देखो, चिंता मत करो कि लिखने का तरीका कैसा है। मैंने इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड कर रखा है ना, जिस तरीके से, जो पहले सब पॉइंट परिचय है, उसकी मेन बॉडी है, निष्कर्ष है, इस तरह से ही आप लिख के आना, यही राइटिंग स्किल होती है। आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छी वीडियो, प्रॉपर नोट्स बना रखा है इसमें हमने, ठीक है ना। ये देखो, सारे नोट्स अच्छे से प्रॉपर बने हुए हैं। बस आपको डेडिकेट होकर ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है, निबंध विद्या पर लेख लिखिए। निबंध होता क्या है? बेसिकली देखो, आप बीकॉम सेकेंड ईयर में हो, ठीक है ना। सेकेंड ईयर भी आपका खत्म होने वाला है, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि निबंध होता क्या है। बस वही लिखना है, निबंध क्या होता है, निबंध की विशेषता क्या होती है, निबंध की परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे दैनिक लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों है, हिंदी साहित्य में क्यों इंपॉर्टेंट है। बस यही लिखना है आपको। बस निबंध की इंपॉर्टेंस बतानी है और ये ऐड कर देना है कि हिंदी साहित्य में इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस। और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एकदम टेंशन खत्म कर दो, बहुत इजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। बताऊंगा कि किस तरह लिखना है। अगर आंसर याद नहीं होता ना, तो इस तरह लिखो। ये इतना याद रखो कि निबंध के बारे में बताना है, ठीक है ना। याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब एक बार गो थ्रू कर लो, पता लगे निबंध के बारे में बताना है, आप अच्छे से कर दोगे। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निबंध पर लेख लिखिए। हिंदी साहित्य में अनेक विद्याओं में से निबंध एक महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में निबंध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये विचार को, भावनाओं को, विषयों को गहराई से पड़ताल करने का एक साधन, एक माध्यम है, ठीक है ना। ये हमारे अनुभवों को बहुत अच्छी तरीके से विस्तार रूप से प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। इसमें लेखक अपने मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से सुखंडित और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करता है। जो लेखक है ना, जो लिख रहा है, इसे लिखने वाला, वो अपने विचारों को बहुत स्वतंत्र रूप से स्पष्ट करता है निबंध के अंदर। निबंध न केवल ज्ञानवर्धक होता है, बल्कि पाठक के मन में ये गहरा प्रभाव छोड़ता है या डालता है। ये जो निबंध है ना, ये कोई ज्ञानवर्धक चीज़ नहीं है। ये पढ़ने वाले के मन में, पाठक मतलब जो पढ़ रहा है लेखक को, एक लिखने वाला लेखक और एक पढ़ने वाला पाठक। निबंध जो है ना, वो पढ़ने वाले जो पाठक है ना, उसके मन में बहुत गहरा विचार डालता है। हम निबंध पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ता है, स्टोरी तो चलो आगे डिस्कस होगी। हम कोई निबंध पढ़ते हैं, जैसे पॉल्यूशन के ऊपर निबंध है। पॉल्यूशन क्या आ गया, ध्वनि प्रदूषण, पॉल्यूशन के ऊपर आ गया। हमने पढ़ा, उसके अंदर हमने ना उसके नुकसान पढ़े। जब हमने नुकसान पढ़े ना, तो हमें अंदर से रियलाइज़ हुआ कि सच में ये जो पॉल्यूशन है ना, ये आके हमारे अर्थ को खोखला करता जा रहा है, ख़राब करता जा रहा है। इससे हमें नुकसान हो रहा है, हमारे आने वाली जो जनरेशन है ना, उसे और भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम क्या, हमारे अंदर एक फीलिंग है कि नहीं, अब मैं सॉइल पॉल्यूशन नहीं करूँगा, ठीक है ना। मैं वायु पॉल्यूशन नहीं करूँगा, मैं कचरा इधर उधर नहीं फेंकूँगा जिससे मिट्टी गंदी ना हो, उसका उपजाऊपन खत्म हो रहा है। तो मेरे मन में ये सब ख्याल आएगा। तो वही कि निबंध इस तरह लिखा जाता है ना, कि जिससे जो पढ़ने वाला पाठक है ना, उसके मन में एक बहुत गहरा प्रभाव जाता है, ठीक है ना। वैसे जब देखेंगे निबंध की परिभाषा, निबंध गद्य की वह रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा अच्छी तरीके से। अब देखो, निबंध की विशेषता क्या होती है। ये विचारों की स्वतंत्रता होती है, इसमें भाषा बहुत ज़्यादा सरल होती है, विषय की व्यापकता होती है। और निबंध के अंदर ना हम बहुत, मतलब निबंध को हम बहुत ज़्यादा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें हम अपने विचारों को ना अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वर्ड लिमिट है, ठीक है ना, कि नहीं मैं इतना ही लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। हम निबंध में ना बहुत ज़्यादा व्यापक अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। लेखक जो लिखने वाला लेखक है ना, उसकी झलक आपके सामने प्रस्तुत होगी कि हाँ, कि इसका व्यक्तिगत झलक ऐसी है। ये निबंध की विशेषता है। तर्क और तथ्य की संतुलित प्रयोग होता है। इसमें हम अपने तर्क रखते हैं, ठीक है ना, अपने तथ्य रखते हैं, अपने फैक्ट्स रखते हैं, ठीक है। अब देखो, निबंध के प्रकार कितने होते हैं। विषय प्रधान निबंध होता है, जिसमें किसी विषय की जानकारी और विश्लेषण होता है। भावनात्मक निबंध होता है, जिसमें लेखक की भावनाएं प्रमुख होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा
वर्णनात्मक निबंध होता है जिसमें किसी घटना स्थान का वर्णन किया जाता है। हम किसी स्थान पे गए ना, जैसे हम घूमने गए, मनाली घूमने गए, तो हम वहाँ की चीज़ डिस्कस करेंगे अपने निबंध के अंदर, ठीक है ना। हम जैसे ही हम IPL देखने गए तो हम वहाँ की चीज़ डिस्कस करेंगे कि हाँ आप IPL गए, मैंने पहली बार विराट कोहली को देखा, ये मतलब जो भी आपके मन में आए वो सब। अब देखो निबंध के महत्व क्या होते हैं। निबंध हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। अब निबंध जो है ना वो हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ाएगा, ठीक है ना। हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग की क्षमता, ये सब क्या है, निबंध बढ़ाता है। भाषा शैली की निपुणता होती है, इससे हमारी भाषा अच्छी होती है। और तथा समाज और देश की प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है, ठीक है ना। यह साहित्य और समाज के बीच एक सेतु का कथन करता है। ये जो है ना समाज के और साहित्य के बीच एक सेतु का काम करता है। अब बाकी आप डिस्कस पढ़ लेना। देखो अगर क्वेश्चन आता है तो अगर आप इस तरह फ्रेम करोगे ना क्वेश्चन को, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको टेंशन लेने की मेरी राइटिंग स्किल क्या है, कुछ नहीं होती। राइटिंग स्किल ये होता है कि किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर के सामने बस, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है और इस तरह पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में निबंध के प्रकार को हिंदी साहित्य में निबंध के विकास और स्वरूप का प्रकाश डालिए, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको ये इस तरह लिखना है। मतलब जो चीज़ आपने ऊपर लिखी ना वो चीज़ तो लिखनी है, साथ में ये चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड कर देनी है, ठीक है ना। आपको हिंदी वही परीक्षा देना, निबंध क्या होता है, निबंध जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में हमारे लिए, ठीक है ना। और देखो अब इसमें बताना है कि इसके जो विकास और स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखो आदिकाल, द्विवेदी काल, छायावाद काल, स्वतंत्र उत्तर काल, निबंध के प्रारूप, आप में ये सब काल आपको याद करना है और आपको लिखना है कि देखो पहले जो हमारा भारत हिंदू काल जिसे हम आदिकाल भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहा ना कि इनकी डेट, तो बस आप इतना याद कर लो कि आदिकाल है, एक द्विवेदी काल है, एक छायावाद काल है, एक स्वतंत्र काल है और स्वतंत्र उत्तर काल है। ये याद कर लो, ये आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी कहानी वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर आपको ये डेट नहीं याद हो रही है तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको डेट याद है तो डेट भी याद कर लो। उसके बाद आपको कुछ लिख लिखना, आदिकाल पहला काल है, मतलब इस समय कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई होगी। क्या स्टार्ट हुआ है, निबंध स्टार्ट हुआ है। तो जब निबंध स्टार्ट हुआ है तो उसका नाम लिखना है कि इस काल में निबंध स्टार्ट हुआ था, है ना। इसमें जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने आधुनिक हिंदी में निबंध की नींव रखी थी, ठीक है ना। ये लिखना कि स्टार्ट हुआ था, इसमें नींव रखी गई थी निबंध को। इस समय ज़्यादा लोग निबंध को जानते नहीं थे, वो इस समय इतना व्यापक नहीं था, ठीक है ना। ये सब आपको इसके अंदर लिखना है। उसके बाद हमारा आ जाएगा द्विवेदी युग जो 1900 से लेकर 1920 तक चला था। इसमें भी आपको एक दो उसके नाम याद कर लेना है, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद है। द्विवेदी के नेतृत्व में निबंध की गंभीर, तर्कपूर्ण और ज्ञानवर्धक रूप सामने आया था। इस समय अब जब दूसरा स्टेप आया इसमें क्या कि निबंध थोड़ा सा प्रकाश होने लगा, थोड़ा सा और ज़्यादा स्वतंत्र होने लगा, लोगों को पता होने लगा निबंध के बारे में, ठीक है ना। फिर आया छायावाद युग, ये 1920 से लेकर 1940 तक का चला। 20 साल तक एक युग है। इस युग में निबंध का स्वरूप भावनात्मक और आत्मनिष्ठा हो गया, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ये सब आपको याद करना है। लेखक के नाम महादेवी वर्मा आदि ने अपने साहित्य दिए, अपने निबंध दिए, ठीक है ना। उसका स्वतंत्र उत्तर काल, देखो इसमें तो समझ में आ रहा है स्वतंत्र उत्तर काल, हम अपने निबंध में स्वतंत्र थे। इस काल में निबंध का दायरा और ज़्यादा व्यापक हो गया। देखो जिस तरह से युग बढ़ते जा रहे हैं, अब निबंध पहले स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसमें थोड़ी चीज़ें आई होंगी, फिर और चीज़ें ऐड हुई होंगी, धीरे 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 करके आपको यही बताना है, ठीक है ना। अब इसमें और ज़्यादा व्यापक हो गया निबंध, आपको इस तरह से लिखना है। और ज़्यादा स्वतंत्र हो गया, इसमें हम और ज़्यादा टॉपिक्स को लेने लगे, है ना। समाज के और ज़्यादा जो जो समाज में और ज़्यादा कूटनीतियाँ चलनी हैं, जो भी परंपराएं चलनी हैं, जो परंपरा ठीक नहीं है उसको हम लेने लगे, हम स्वतंत्र हो गए। ये सब आपको लिखना है, ठीक है ना। फिर निबंध के प्रारूप, आपको निबंध का प्रारूप लिखना है। ये निष्कर्ष यहाँ से रीड कर लेना, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको पहला क्वेश्चन। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपको इस तरह से ही आंसर को फ्रेम करना है। देखो एक बात और, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आपको हार्ड लग रही है ना लैंग्वेज, तो आपको मतलब देखो आपकी गलती नहीं है। 11th-12th में मोस्टली बच्चे जो है ना वो छोड़ देते हैं हिंदी को। 11th-12th में वो मैथ को चूज़ कर लेते हैं। अगर आपको हार्ड लग रही है तो एक दो बार इस नोट्स को ना मेरी वीडियो को देखना एक दो बार, उसके बाद ना नोट्स रीड कर लेना। मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको वीडियो के एंड में। उसके बाद आपको ये ना हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ना थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा। और स्टोरी जो है ना इसके अंदर जो आपकी स्टोरी है वो तो और ज़्यादा ईजी वे में आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। बेसिकली एक दो बार वीडियो को वॉच करना, उसके बाद नोट्स रीड करना, आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, ना बिल्कुल लैंग्वेज हार्ड लगेगी, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो है कहानी। क्वेश्चन नंबर 2 हम माने परीक्षा दीजिए विद्या पे। अब देखो जिस तरह हमने निबंध के बारे में पढ़ा ना, उस तरह ही सेम हमें कहानी के बारे में पढ़ना है और कहानी के बारे में लिखना है, ठीक है ना। कहानी वाले महत्वपूर्ण क्यों है, इसके विषय क्या क्या होते हैं, हिंदी साहित्य में क्यों इंपॉर्टेंट है, बस यही सब हमें इसके अंदर बताना है, सेम निबंध की तरह। तो स्टार्ट करते हैं। देखो
कहानी विद्या हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधाओं में से एक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी के अंदर। यह मनुष्य के जीवन में सामाजिक भावना, विचार व अनुभवों को संक्षिप्त, रोचक और महत्वपूर्ण प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करती है। जो एक लेखक या एक मनुष्य के संग जो भी सामाजिक घटना घटी होगी, उसका जीवन, उसकी भावनाएं, विचारों को, वो इन सबको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करता है कहानी के अंदर। पर हाँ, हमारे पास निबंध में हमारे पास व्यापकता थी कि हम अपने विचारों को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अच्छे से तो इसमें भी लिख सकते हैं, मतलब कि हम अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं, सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर कहानी शॉर्ट होती है, इसमें हम इतने सारे वर्ड्स नहीं, बस बेसिकली ये निबंध हम बहुत ज़्यादा वर्ड्स लिख सकते हैं, पर कहानी में इतने वर्ड्स नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। ये थोड़ा शॉर्ट होती है। कहानी की परिभाषा, कहानी गद्य की वह लघु रचना है। देखो लघु रचना आ गया ना, लघु रचना है जिसमें किसी भी घटना, भाव या विचार को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करा जाता है। कहानी की विशेषता क्या क्या होती है, यहाँ से आप रीड आउट करना। पात्र सीमित होते हैं, भाषा सरल व सुगंध महत्वपूर्ण होती है, इसमें संवाद और वर्णन का संतुलित प्रयोग होता है, इसमें हम अच्छे वर्डों का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी क्या है, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है वो स्ट्रांग होती है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ किसी भावना, विचार या संदेश को व्यापक करना होता है। देखो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, उसके जो ओल्ड एपिसोड थे उसके अंदर देखो एक स्टोरी चलती थी, कुछ एपिसोड के अंदर एक स्टोरी आती थी, उस स्टोरी से हमें देखो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था, है ना। तो वैसे ही है कि कहानी जो होती है ना, वो मनोरंजन के साथ साथ हमें किसी भावना, विचार या संदेश को व्यक्त करती है। जैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा पहले पुराने एपिसोड में एक एपिसोड चलता था, एक पूरा एपिसोड आता था, उसके अंदर क्या हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था ना। वो एक फनी स्टोरी होती थी, उसके अंदर मतलब फन होता था, फन होता था, हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता था उसके अंदर से, ठीक है ना। तो वही होता है कि स्टोरी के अंदर से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। फ़नी भी होती है, इमोशनल भी होती है स्टोरी। चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। कहानी के तत्व कौन कौन से होते हैं, देखो इसके अंदर पात्र होते हैं, करेक्टर होता है, मतलब है ना। इसके अंदर डायलॉग राइटिंग होती है, डायलॉग होते हैं कि एक दूसरे से संवाद करना, ये सब है इसके अंदर। देखो कहानी की पहले तो कथन होगा, कहानी की कोई ना कोई एक टॉपिक होगा, पात्र होंगे इसमें, ठीक है ना। प्रमुख पात्र, गुणकार, एक सहायक चरित्र वाले, है ना। पृष्ठभूमि होगी जहाँ पे स्थान होगा और समय होगा, कौन से स्थान पे कहाँ पर ये शूट हो रही है, मतलब बननी है। संवाद होगा पात्रों के बीच, वही बातचीत, ठीक है ना। रीड कर लेना, बहुत ईजी है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है अपना। और कहानी के महत्व, देखो कहानी समाज का दर्पण होती है, बस आईना है समाज का। यह समाज को दिखाती है भाई कि देखो तुम्हारे समाज में क्या क्या दिक्कत परेशानी चल रही है, तुम सब लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हो, ठीक है ना। ये सब क्या है, कहानी बताती है। अंत में कहा जा सकता है कि कहानी विद्या छोटे होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली होता है, ठीक है। ये समाज में जो भी मनोरंजन, शिक्षा, प्रेरणा और सामाजिक चेतना फैलाने की शक्ति होती है, क्या कहानी होती है। भाषा और साहित्य के विकास में भी सहायक होती है। कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा यही क्वेश्चन इस तरह भी पूछा सकता है कि हिंदी कहानी की उत्पत्ति और विकास को संक्षिप्त विवेचना दीजिए। देखो हिंदी के बारे में लिखना है, जो ऊपर पढ़ा है सेम वही लिखना है कि हिंदी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के अंदर ये एक लेखक के कहानी में विचारों को, भावनाओं को, ये सब जागरूक करती है। उसके बाद हमें यही जो हमने ऊपर निबंध पढ़ा था ना, आदिकाल, द्विवेदी युग, छायावाद काल, यही आपको लिखना। बस आपको एक एक्स्ट्रा याद करना है यहाँ पर, प्रेमचंद्र युग, क्योंकि देखो यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। कहानी पर जो प्रेमचंद्र युग था ना, वो कहानी का जनक कहा जाता है प्रेमचंद्र को, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी दी थी, ठीक है ना। और इन्होंने कहानी को ना नेक्स्ट लेवल पे, मतलब कि एक अलग ही लेवल पे ले गए थे, किसको, कहानी को। जिनने अपनी बहुत अच्छी अच्छी कहानी, अपने कफन, ईदगाह, पूस की रात, ये सब पढ़ा है ना कहानी, ये सब तो पूस की रात, ईदगाह, ये सब तो मतलब 8वीं 7वीं 9वीं में ये चैप्टर होता है, बड़े अच्छे अच्छे चैप्टर थे। तो प्रेमचंद्र जो थे ना, वो जनक कहा जाता है कहानी के, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाता है निष्कर्ष पे। देखो निष्कर्ष क्या होता है ना, जो भी हमने ऊपर दिखा है ना अभी तक अपने आंसर में, वो सबको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। कि हिंदी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी यात्रा इतनी ज़्यादा सुगम बनी रही, इसमें यही सब लेखक आए, इन लेखकों ने ये सब कहानी लिखी थी, इस लेखक ने इस कहानी को इतना ऊपर ले गए थे, ये जनक माना जाता है। यही सब आपको ना निष्कर्ष के अंदर लिखना होता है। देखो निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप निष्कर्ष लिखते हो ना, तो टीचर के सामने ना एक अलग ही छाप जाती है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ऊपर से आपका जो आंसर है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो निष्कर्ष बिल्कुल मत छोड़ना। और निष्कर्ष लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो सब आपने ऊपर लिखा है ना उस सब चीज़ को नीचे लिख देना, ठीक है ना। यही निष्कर्ष होता है। और एक बात और, अगर आपको दिक्कत हो रही है, ये नोट नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड राइटिंग, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो हार्ड वर्ड्स नहीं लिखे, हार्ड वर्ड, मुश्किल वर्ड नहीं लिखे हुए हैं, बहुत ईजी वर्ड है। बस एक दो बार आप इस वीडियो को वॉच करो, उसके बाद मेरे नोट्स ले लेना। नोट्स में से पढ़ोगे
वीडियो देखने के बाद पढ़ोगे ना नोट्स में से तो आपको समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट नोट्स में से पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको ये लैंग्वेज हार्ड ही लगेगी, ठीक है ना। और लैंग्वेज सच में बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल हिंदी है। कुछ वर्ड्स हैं देखो, जो भी अब देखो छायावादी हो गया है, प्रेमचंद्री हो गया है ना, द्विवेदी हो गया। मैं इसको तो देखो क्या, अब इसको तो अलग तरीके से लिख सकता ना, जो युग है वही लिखना पड़ेगा, जो लेखकों के नाम है वही लिखने पड़ेंगे। मैं लेखकों के नाम तो नहीं चेंज कर सकता, मैं राम सुमन कोमल ये सब तो नहीं देख सकता नाम, जो नाम है वही तो रखने पड़ेंगे। तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 10 को इग्नोर करना, ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली 3 है। इसके अंदर क्या है, हम हिंदी एकांकी विद का सामान्य परिचय लिखेंगे। सामान्य परिचय लिखेंगे। देखो एकांकी का मतलब होता है ना वन एक्ट नाटक, मतलब कि एक बार में ख़त्म कर देना। एक नाटक हुआ छोटा सा, छोटे छोटे नाटक नहीं होते, वो नाटकों के अंदर एक टाइम एक नाटक चलता है स्क्रीन पर, एक ही एपिसोड होता है, वो नाटक खत्म हुआ, हमें समझ में आ गया इस नाटक में ये था, इस नाटक ने हमें ये बताने की कोशिश करी, इसे मोरल ऑफ वैल्यू ये है। यही एक एकांकी होता है, जिसमें एक एकांकी छोटा होता है, जिसमें वो अपनी भाव और एकांकी के अंदर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसमें देखने वाले के मन में, पढ़ने वाले के मन में, सुनने वाले के मन में एक अलग ही प्रभाव जाता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं। एकांकी हिंदी नाटक की विद्या है जिसमें एक ही अंक, एक ही भाग होता है, ठीक है ना। इसमें एक ही अंकी नाटक भी होता है। इसका उद्देश्य कम समय में जीवन के किसी भी प्रभावशाली पहलू को सजीव और प्रारंभिक चित्रण करना है, मतलब कि एक ही बार में सब कुछ ख़त्म कर देना है उसका उद्देश्य। और देखो इसमें टाइम सेविंग होती है, कॉस्ट सेविंग होती है, ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? एकांकी विकास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। भारत हिंदू युग में एकांकी के बीज मिलते हैं, परंतु इसके विद्या के रूप में प्रतिष्ठा। जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, ये सब आप पढ़ लेना। एकांकी की प्रमुख विशेषता क्या है? ये एक ही आरंभ और इसका एक ही आरंभ होता है, एक ही अंत होता है, एक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। संक्षिप्तता होती है, ये बहुत छोटे होते हैं, जिसमें क्या है हमारी टाइम सेविंग होती है। अगर हमें टाइम नहीं है तब भी हम उसे ख़त्म फिनिश कर सकते हैं एकांकी नाटक को, ठीक है ना। मंचन की सरलता होती है, इसमें पढ़ लेना। एकांकी के प्रमुख तत्व क्या क्या होता है ये रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कथा वस्तु होती है, इसका तो विषय होता है। पात्र और चरित्र चित्रण होता है, उनके बीच में संवाद होता है, डायलॉग जिसे कहते हैं। देश काल का वातावरण होता है। उद्देश्य या संदेश, इसके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है, कोई ना कोई संदेश होता है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई ना कोई संदेश होगा, ठीक है ना। जैसे एक नाटक आया बेसिकली, अब मैं तारक मेहता का ही उल्टे चश्मे का एग्जांपल देता हूँ। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में देखो, अभी के एपिसोड तो नहीं, पर जो पहले के एपिसोड थे, स्वच्छता के ऊपर एपिसोड थे, तो देखो कैंपेन चला रहता था कि सोसाइटी को साफ़ कर रहे हैं, है ना। उससे हमें क्या सीख मिलती थी? सोसाइटी, वो उनकी सोसाइटी की बात करूँ जो गोकुलधाम सोसाइटी थी, ठीक है ना, वो उसे साफ़ कर रहे हैं, सफाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके फ़ायदे नुकसान बता रहे हैं। वो ये सब क्यों करते थे? ताकि जो हम लोग, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसको बता सके कि भाई तुम भी साफ़ सफाई रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यही एकांकी का होता है, एकांकी में होता है, ठीक है ना। अब देखो इसके प्रमुख लेखक कौन थे जिन्होंने दिए हैं? जयशंकर प्रसाद हो गए, उपनेंद्र शंख हो गए, लक्ष्मी नारायण लाल हो गए, ये सब आपको यहाँ से रीड आउट करना है ना। हरिकृष्ण प्रेमी हो गए। एकांकी का महत्व क्या क्या होता है? देखो वही आप जो अभी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा था ना, विशेषता वही है। यह कम समय में गहन प्रभाव उत्पन्न करती है, सुनने वाले के मन में, देखने वाले के मन में और पढ़ने वाले के मन में, ठीक है ना। यह सामाजिक नैतिकता और मानवीय मूल्यों का प्रचार करती है। वही चीज़, यह पढ़ना, समझना और मंचन करना सरल होता है। यहाँ पे इसे देखना, समझना, पढ़ना बहुत ज़्यादा सरल होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ना, एकांकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ये बड़ी नहीं होती तो कॉम्प्लेक्स नहीं होती। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा बड़ी हो, सब पढ़ रहे तो हमें वो कॉम्प्लेक्स लगती है। ये इसका डिस्कशन है, जो भी हमने वो पढ़ा है वो सब यहाँ पे लिख देना है। देखो यहाँ पर तो ये आपका जो फर्स्ट यूनिट थी, अभी तो है नीचे थोड़ा बहुत, आपकी ये कंप्लीट होता है। बाकी ये देखो, ये और चीज़ है, व्यंग क्या होता है। व्यंग के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आता है भाई 6 नंबर का, छोड़ना मत बिल्कुल भी। व्यंग क्या होता है? व्यंग मतलब क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है ताने मारना, ताने कसना। पहले के जो लेखक होते थे ना, वो अपनी कहानियों में ना हास्य व्यंग से, हास्य व्यंग मतलब सीरियसली ताने नहीं मारते थे सोसाइटी को, वो हास्य व्यंग से ना लोगों को आईना दिखाते थे, सोसाइटी के बारे में बताते थे। देखो भाई, मतलब कि एक डायलॉग दे रहा है वो, जिसमें ना मतलब बेसिकली ना वो बेइज्जती सी कर रहा है हमारी, ठीक है ना। बेइज्जती करके वो हमें बस समझाते थे, व्यंग कस के, ताना कस के वो सोसाइटी को बताते थे, भाई देखो तुम्हारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जो पहले के लेखक थे वो व्यंग का बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे अपनी स्टोरी के अंदर। व्यंग मतलब ताने मारना। अब देखो ताने मारना है, व्यंग का मतलब तो नहीं पता था, वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, पर ताने मारने का मतलब तो पता हो गया ना। अब बस ताने मारने के बाद में आपको पूरा नोट लिखना है कि ताने मारना क्या होता है, बस अब व्यंग लिख देना, ठीक है ना। व्यंग एक ऐसी साहित्य विद्या है जिसमें लेखक हास्य के माध्यम से समाज की जो कूटनीतियाँ हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार मतलब देखो, अब मानव व्यवहार मतलब ऊंच नीच, है ना, छुआछूत,
काला गोरा भेदभाव कर, ये जो भेदभाव है यही मानव व्यवहार के अंदर आता है, ठीक है ना। विरोधाभासी पर तीखा प्रहार करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बोलने में वो हो गया, प्रहार करते हैं। कौन? हमारे जो लेखक थे, वो पहले की अपनी जो स्टोरी देते थे ना, उसके अंदर वो व्यंग्य ही कसते थे समाज के ऊपर, कि समाज में भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोग अब मानव व्यवहार जो है ना वो बहुत बेकार हो जा रहा है, मानव अपने नैतिक मूल्य को भूल रहे हैं, यही सब करते थे। और किसके माध्यम से? हंसने। वह केवल हंसना नहीं बल्कि सोचने पर ही मजबूर करते थे। और वो जो अपने जो स्टोरी होती थी ना, उस स्टोरी के अंदर ना लोगों को सच में वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देते थे। अब हम व्यंग्य की विशेषता पढ़ेंगे। देखो, छोड़ना मत, व्यंग्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हास्य के साथ साथ आलोचना तत्व होता था इसके अंदर। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तंज के साथ जाता था। सरल, चुटकीली और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग होता था। इसके अंदर सरल भाषा होती थी, चुटकीली भाषा होती थी और प्रभावशाली भाषा होती थी, ठीक है ना। ये तीन चीज़ें, एक सरल, एक चुटकीली और एक प्रभावशाली। इन तीनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है किसके अंदर? व्यंग्य के अंदर। महत्व क्या क्या है? व्यंग्य समाज का आईना होता है भाई, कि ये समाज का दर्पण होता है, जो समाज को उसकी हकीकत दिखाता है कि देखो तुम्हारे समाज में ये सब चल रहा है, ठीक है ना। ये हमारे अपने कमियों को समझाता है, ये हमारी खुद की कमियों को समझाता है। समाज में रहता कौन है? हम लोग रहते हैं, मैं रहता हूँ, आप लोग रहते हो, हम सभी लोग तो रहता है। तो ये हमको ही हमारी कमियाँ क्या है दिखाता है, ठीक है। तो चलो, व्यंग्य यहाँ से ख़त्म होता है भाई। 6 नंबर का आता है, अच्छे से करना। अब देखो, एक आ गया हमारा संस्मरण, मतलब कि हमारी मेमोरी के बारे में लिखना है भाई। देखो, संस्मरण वह साहित्यिक विद्या है जिसमें लेखक अपने अतीत के अनुभव, जो उसके संग बीत चुका है ना, उन अनुभवों को, उन स्मृतियों को महत्वपूर्ण घटना, जो उसके संग महत्वपूर्ण घटना घटी है अपने उसके पूरे जीवन में, उसका वर्णन करता है। यह आत्मकथा होती है, ठीक है ना। आत्मकथा गद्य का हिस्सा होता है, परंतु इसमें पूरे जीवन की कहानी नहीं होती है, बल्कि देखो, आत्मकथा के अंदर ना पूरे जीवन की कहानी होती है, जिसे बायोग्राफी कहते हैं हम, ठीक है ना। नहीं होती है, बल्कि इसमें विषय, घटना, व्यक्ति या कालखंड की यादें और केंद्र में रखा जाता है। मान लो, देखो, एक लेखक की ना, इसके अंदर एक लेखक अपने जीवन की ना एक कोई स्पेशलाइज घटना बताता है कि इसके संग ये घटा था। वो एक बार कोई जंगल में गया था तो वहाँ पे उसके संग ये घटा, या एक बार, मतलब कि कुछ भी अपनी घटना प्रस्तुत करेगा। वो अपना पूरे जीवन की घटना नहीं बताएगा, कोई भी एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताएगा, ठीक है ना। उससे समाज को कोई ना कोई आदेश देगा, समाज की कमियाँ बताएगा, ठीक है ना। तो यही था संस्मरण, जिसमें जो लेखक होता है वो अपने अनुभवों को प्रस्तुत करता है कहानी के माध्यम से, लेख के माध्यम से, पर वो जो है ना, वो अपनी कोई भी एक घटना ही बताएगा, ठीक है। पूरे जीवन को लेकर नहीं बैठ जाएगा, याद रखना ये बात, ठीक है ना। यही बात इसमें इम्पोर्टेंट है। चलो, इसके जो विशेषता पढ़ देते हैं। लेखक की व्यक्तिगत दृष्टि और अनुभव प्रमुख होती है इसमें, ठीक है ना। लेखक की जो व्यक्तिगत दृष्टि, देखो, अब लेखक जो है ना वो अपनी घटना के बारे में बता रहा है, तो बस लेखक क्या है पता लगेगा। भाषा भावनात्मक, आत्मीय और वर्णनात्मक होती है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ का भी समावेश होता है किसके अंदर? मेमोरीज के अंदर। उदाहरण पढ़ देते हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार श्रृंखला को, ठीक है ना। महादेवी वर्मा की श्रृंखला है मेरा परिवार, इसको बताया। हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद रखूं, देखो, हाँ, हरिवंश राय बच्चन की जो कहानी है ना, क्या भूलूं क्या याद रखूं, ये भी इनके ही जीवन की एक घटना है। बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है चैप्टर भी, क्या भूलूं क्या रखूं। अब देखो, इसके महत्व क्या होता है, आपसे यहाँ से रीड कर देना। ये महत्व ही निष्कर्ष भी, अब महत्व तो ये रहा, अब अपना निष्कर्ष लिख देना, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है ना वही सब लिख देना। संस्मरण क्या होता है? यह एक लेखक के जीवन की घटना होती है, एक प्रमुख घटना होती है। इसमें लेखक के जीवन की संपूर्ण घटना को नहीं शामिल करा जाता, इसमें कोई एक प्रमुख घटना को शामिल करा जाता है जो उसके संग घटी होती है। वह इसके माध्यम को समाज को कोई ना कोई आदेश देता है, उसको आईना दिखाता है। ये सब आपको लिख देना निष्कर्ष में, ठीक है। बहुत ईजी है हिंदी भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है। बस ये है कि छोटी पड़ी है कुछ टाइम से, तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। अब देखो, रेखा चित्र के बारे में रहता है। रेखा चित्र क्या होती है? रेखा चित्र एक ऐतिहासिक विद्या है जिसमें किसी व्यक्ति, घटना या स्थान या जीवन स्थिति का ऐसा जीवन चित्रण किया जाता है कि पाठक के सामने वह चित्र सजीव मतलब जिंदा हो उठता है। यह चित्रण संक्षिप्त लेकिन गहराई से होता है। इसमें क्या है कि एक स्केच बना के आप, कोई भी लेखक है वो अपने जीवन की घटना को बताएगा, एक कहानी को बताएगा, ठीक है। आप ये यहाँ से रीड आउट कर देना। इसके महत्व क्या है, इसके विशेषता क्या है। देखो, यहाँ से आपकी पहली यूनिट खत्म होती है। अब हम आपकी जो दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट है ना, उसके अंदर कहानियाँ हैं, दो कहानियाँ हैं, उनको लेकर चलते हैं। देखो,
एक भी कहानी को मिस मत करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है अनमोल रतन, कहानी की समीक्षा करो, और मलबे का मालिक, कहानी की मूल्य संवेदना बताओ। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एवरी ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी 100% आएगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे से करना। देखो अनमोल रतन, अनमोल रतन से समझ में आ रहा है ना, कोई मतलब बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़, अनमोल रतन, इस कहानी की समीक्षा करनी है। उसके बाद देखो इसका परिचय पड़ता है, पहले अनमोल रतन करेंगे, उसके बाद हम मलबे का मालिक करेंगे। अनमोल रतन कहानी प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक आदर्शवादी और एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। याद रखना, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी और ये उनकी आदर्शवादी, प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी है। यह कहानी लेखक ने त्याग, प्रेम, सेवा और देशभक्ति को भी संसार का सबसे अनमोल रतन प्रदान करती है। त्याग को, प्रेम को, सेवा को और देशभक्ति को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है देशभक्ति को, हाईलाइट है ये वर्ड, देशभक्ति को संसार को अनमोल रतन बताती है। अब देखो कहानी का सारांश पढ़ेंगे, इस तरह से ही आपको लिख के आना, अगर आएगा ना अनमोल रतन से, समीक्षा लिखा हो, वर्णन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अनमोल रतन लिखा हो ना, समझ आना आपको अनमोल रतन कर्म लिखना, और आपको इस तरह से ही पूरा आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। अब देखो कहानी का सारांश पढ़ेंगे। कहानी का नायक कौन है? दिलफिकार। कहानी का नायक दिलफिकार है। दिलफिकार वे अपनी प्रेमिका, दिलफिकार ना बहुत बहादुर होता है, याद रखना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति होता है दिलफिकार, ठीक है ना। दिलफिकार अपनी प्रेमिका दिल फरेब से बहुत प्रेम करता है। याद रखना, कहानी का जो मुख्य नायक है वो दिलफिकार और एक दिल फरेबा है, फरेब है, और जो दिलफिकार है ना वो दिल फरेब से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब जो जो दिल फरेब है ना, उससे संसार का सबसे अनमोल रतन लाकर देने को कहती है। अब एक दिन क्या होता है, जो दिल फरेब होती है ना, वो दिलफिकार से कहती है कि तुम ना मुझसे सच में प्यार करते हो ना, अगर तुम सच में ही मुझसे प्यार करते हो तो तुम जाओ, दुनिया को जो सबसे अनमोल रतन है ना वो मेरे लिए लेकर आओ। अब देखो अब ये भी क्या चलता है स्टोरी में, भाई तुम जाओ मेरे चांद का टुकड़ा तोड़ के लाओ, है ना, ऐसी वो क्या बोलती है कि तुम जाओ और दुनिया का सबसे अनमोल रतन मेरे लिए लाओ। अब दिलफिकार भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मैं क्या इसके लिए लाऊँ, तभी वो ढूंढने के लिए निकलता है। तो देखो इसके अंदर 3 घटना घटती हैं दिलफिकार के अंदर, जो वो उसके लिए अनमोल रतन लाता है, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिखनी है, इन्हें तो एकदम मतलब रट लो, घोट के पी जाओ इन तीनों घटना को, ठीक है। अब दिलफिकार उस रतन को खोजने निकल पड़ता है, ठीक है ना भाई, निकलना ही है, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके संग 3 घटना घटती हैं, 3 घटना दिखाई गई हैं, वो आपको उसमें पढ़ना है। देखो पहली घटना क्या है, एक अपराधी फांसी पर लटक रहा है, अब वो अनमोल रतन मांगती है, तो अनमोल रतन लाने के लिए ना वो निकल जाता है अपने घर से कि मुझे अनमोल रतन ढूंढ के लाना है, अपने दिल फरेब को देना है। तो जो दिलफिकार है पहले जाता है, वो उसके संग पहली घटना क्या घटती है, वह एक अपराधी को देखता है जिसको फांसी सजा देने, जो फांसी से पहले अपनी भूल पर पश्चाताप कर रहा होता है, उसे फांसी सजा दी गई होती है, और वो फांसी से पहले ना उसे उस जो अपराधी होता है ना उसे याद आ जाता है भाई मैंने ये सब बुरे कर्म करे, अब वो पश्चाताप कर रहा होता है किसकी, अपनी भूल पर, ठीक है ना। और जो पश्चाताप के आंसू बहते हैं, उसके जो आंसू बह रहे होते हैं ना, दिलफिकार को वह आंसू अनमोल रतन लगते हैं। दिलफिकार को लगता है कि ये पश्चाताप के आंसू हैं, जो ने बुरे काम करे वो उसका पश्चाताप कर रहा है, तो ये जो है ना ये आंसू बहुत ज़्यादा अनमोल होंगे। तो वो उन आंसुओं को एक डिब्बी के अंदर अनमोल आंसुओं को लेता है और दिल फरेब के पास जाता है और उसे कहता है देखो ये है दुनिया की सबसे अनमोल चीज़। जब दिल फरेब पूछे तो बताता है कि ये इस तरीके आंसू है, तो दिल फरेब कहती है कि ये नहीं है, मैं इसे दुनिया की अनमोल चीज़ नहीं मानती, जाओ कुछ और लेकर आओ। तो देखो पहली घटना में क्या होता है, एक अपराधी को फांसी लग रही होती है, उसके जो पश्चाताप के जो आंसू होता है वो दिल फरेब लेकर आता, दिल फरेब के लिए लेकर आता है, पर दिल फरेब क्या है उसे मना कर देती है, ठीक है ना। अब दूसरी घटना क्या करती है वो पढ़ते हैं। दिलफिकार के संग एक सती स्त्री अपने पति के प्रेम और समर्पण से अग्नि में प्रवेश करती है। मतलब पहले जो सती प्रथा चलती थी ना, जिसमें एक जैसे एक आदमी मर गया, अब उसकी जो पत्नी होगी ना वो उसके संग ही जल जाएगी, तो वही सती प्रथा चल रही होती है। एक औरत जो है ना वो बैठ रही होती है अग्नि में, तो दिल फरेब को लगता है देखो ये कितना बड़ा त्याग कर रही है, ये अपने जीवन का ही त्याग कर रही है, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। तो वो उस त्याग को उसके संग लाता है, मतलब कि जो त्याग अनमोल रतन देखो वो जो है ना उसकी आग लाता है, उसकी जो राख थी ना उसको लेकर आता है दिल फरेब के लिए, पर दिल फरेब जो होती है वो उसे भी मना कर देती है, ये भी नहीं है अनमोल रतन। तो वो अब उसके संग तीसरी घटना क्या करती है ये पढ़ लेता है। एक सैनिक देश की रक्षा करते हुए घायल होकर अपने प्राण त्याग रहा था कि उसके रक्त की
अंतिम बूंद देखकर दिलफरेब समझ गया कि यही संसार का सबसे अनमोल रतन है। दिलफरेब इस रतन को स्वीकार कर लेती है। अब उसके संग तीसरी घटना क्या करती है, वो देखता है कि एक सैनिक जो है ना, वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है और देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जो उसके खून, उसके रक्त की जो आखिरी बूंद होती है ना, उसे दिलफरेब अपने संग लेता है। उसे वो जो दिलफिगार होता है ना, उसको लेके जाता है दिलफरेब के सामने और उसे बताता है कि ये इस तरीके की बूंद है। अब जब दिलफरेब इसे देखती है ना, तो वो कहते हैं कि हाँ, यही सब दुनिया का सबसे अनमोल रतन है, तो वो उसे स्वीकार कर लेती है। पहली घटना क्या थी, एक अपराधी फांसी पे लटक रहा होता है, उसको आंसू आता है। दूसरी में अग्नि प्रथा, सॉरी, सती प्रथा चल रही होती है, उसकी राख लाता है। तीसरी में एक सैनिक जो देशभक्ति, देखो कहा था ना देशभक्ति इंपॉर्टेंट है, इसमें भी देशभक्ति दिखाई गई है। तो तीसरी चीज़ क्या थी कि एक सैनिक के रक्त की आखिरी बूंद लेके आता है। बहुत तीनों घटना याद रख लेना, घोल के पी जाना, यही तीन थी। अब देखो कहानी के मुख्य पात्र क्या थे। कहानी में एक नायक होता है, प्रेमी और खोजी। दिलफरेब होती है जो दिलफिगार की प्रेमिका होती है। सैनिक, अपराधी, सती प्रथा और सहायता पात्र, याद रख लेना। अब बेसिकली यहाँ से आप रीड कर लेना इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। देशभक्ति, त्याग और बलिदान के सबसे अनमोल रतन है। देखो, देशभक्ति, त्याग और बलिदान, यही सबसे बड़ा अनमोल रतन है। और वो सैनिक वो तीनों चीज़ करता है, देशभक्ति भी करता है, अपने प्राण भी त्याग रहा होता है, बलिदान दे रहा होता है, ठीक है ना। तो यही सबसे बड़ा अनमोल रतन है। मानव जीवन में प्रेम, सेवा और समर्पण का महत्व। भौतिक वस्तु नहीं बल्कि उच्च आदेश ही मूल्यवान है। भौतिक वस्तु नहीं है, उच्च हमारे जो आदर्श है ना, वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है। ये इसमें बताया गया। इसकी विशेषता क्या है, कथन रोचक और उद्देश्यपूर्ण है। पात्रों का चित्रण प्रभावशाली करा गया है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद ना, अभी आपने यहाँ से ओवरव्यू लिया है, पर अगर आप इस कहानी को पढ़ते ना, तो सच में आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कहानी। मुझे तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। देखो, मैंने इससे पहले हिंदी बी की वीडियो प्रोवाइड करी है और ये हिंदी ए की है। मुझे हिंदी ए में जितनी भी कहानी है ना, सारी की सारी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पर हिंदी बी में एक कहानी है, उसने कहा था वो भी बहुत प्यारी कहानी है। अगर कहानी में इंटरेस्ट रखते हो ना, तो उसने कहा था कहानी पढ़ना, बहुत ज़्यादा अच्छी कहानी है, ठीक है ना। चलो, ये यहीं पे ख़त्म होता है, इसका निष्कर्ष पढ़ देना अनमोल रतन में क्या था। अब अपनी दूसरी कहानी पर जाते हैं। देखो, पूरा पेपर इसी के अंदर से आने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को अच्छे से देखो एक दो बार, उसके बाद नोट्स पढ़ना। आपको कोई लैंग्वेज हार्ड लगेगी नहीं। देखो कितना ईजी तरीके से लिखा गया है। कुछ हार्ड है इसके अंदर नहीं है ना। बस एक दो बार मेरी वीडियो वॉच करना, फिर नोट्स पढ़ना, सब कुछ कन्फर्म, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मलबे का मालिक पढ़ता है, पेपर के बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% जो पूरा पेपर है ना, वो इस ही वीडियो के अंदर से आने वाला है, कुछ भी अलग नहीं आएगा, याद रखना। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, वीडियो के लिए ज़्यादा बड़ी ना हो। देखो, मलबे का मालिक कहानी, मूल्य समझना पड़ता है। मलबे का मालिक कहानी प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश द्वारा रचित एक कहानी है। इसे प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश ने लिखा है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह कहानी कब की, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था ना, बंटवारा हो गया था, उस समय की है। इसमें विस्थापन, स्मृतियाँ मतलब हमारी जो पहले की हमारे संग जो घटना घटी हैं, अच्छे हमारे जो पल हैं, वो सब, इन सबको और मानवीय करुणा चित्रित किया गया है इस कहानी के अंदर। कहानी का सारांश क्या है, पढ़ देते हैं एक बार हम। कहानी का जो नायक है ना, वो गनी मियाँ हैं जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। देखो, कहानी के मुख्य जो पात्र है वो गनी मियाँ हैं। गनी मियाँ कौन थे, जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था ना, तो वो रहते भारत में थे, फिर वो पाकिस्तान में चले गए थे। वो एक मुस्लिम होंगे, ठीक है। वर्षों बाद वह अपने पुराने शहर और घर को देखने के लिए भारत लौटते हैं। अभी काफ़ी सालों बाद जो गनी मियाँ जो होते हैं ना, वो उन्हें बहुत याद आती है अपने भारत की, अपने घर की। तो वो क्या है कि भारत लौटते हैं बहुत सालों बाद अपने घर को देखने के लिए। वे अपने घर परिवार और बीते हुए समय की स्मृतियाँ में डूबे हुए थे। जो उनके संग जो पहले की घटना घटी, अच्छे पल थे ना अपने घर परिवार के, उन सब में डूबे हुए थे। लेकिन वहाँ पहुँचते उन्हें पता चलता है कि उसका घर अब केवल मलबे बदल चुका है। जब वो वहाँ पहुँचता है ना, तो उसे एक बहुत शॉकिंग, बहुत ज़्यादा मतलब बेकार बात पता लगती है। जो उसका घर जो है ना, अब वो घर नहीं रहा है, अब वो मलबे का ढेर बन चुका है। मतलब कि क्या होता है, जो उसका घर जो था ना, वो जो विरोधकारी होते हैं ना, जो दंगाई होते हैं, उन लोगों ने जला दिया था, तोड़ मोड़ दिया था। तो वो देख कर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं इस घर को देखने लौटा था। अब देख लो कि उस घर पे कुछ समय पहले उसका पूरा अधिकार था, अब उस घर पे उसका कोई अधिकार नहीं है, वो पूरा मलबे में बदल चुका है। तो खुद देखो कितना ज़्यादा मतलब कि हाथ को टच करने वाली स्टोरी है ये। वह मलबे को देखकर बहुत दुखी होता है, रोता है उस मलबे को देखकर, और अतीत की यादों में खो जाता है। जो पहले की जो उसके साथ जो यादें हैं ना, उसमें वो खो जाता है। उसके लिए वह मलबा ईंट पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि उसकी पूरी
निशानी होती है। उसके लिए जो मलबा जो होता है ना, वो ईंट पत्थर का ढेर दिए, मतलब उसके लिए पूरी ज़िंदगी की निशानी है। क्या है वो? ईंट और मलबा। कहानी ज्ञानी मियाँ की निजी पीड़ा और मध्य से विभाजित है, ठीक है ना। ये कहानी बेसिकली इनके इर्द गिर्द घूमती है। इनका घर जला दिया था। अब देखो उसके मुख्य संवेदना पढ़ लेते हैं। संवेदना जो क्या है? विभाजन की त्रयोदशी और विस्थापना की पीड़ा है। जो विभाजन हुआ, अपने घर परिवार और अतीत की जो मेमोरीज थी उससे जुड़ाव की है। मानवीय करुणा, सहानुभूति और संवेदना की है। पढ़ लेना। पर इसके जो प्रमुख जो पात्र है वो कौन है? गरीबिया है, कहानी का नायक है और संवेदनशील व्यक्ति है। एक बहुत ज़्यादा अच्छा व्यक्ति है। उसका घर जल जाता है, यहाँ तक कि जो जिसने उसका घर जलाया था ना, ये उसको भी दुआ दे के जाता है कि भाई तुम स्वस्थ रहना, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली उसे पता ही नहीं होता कि इसने मेरा घर जलाया है। अन्य पात्र सहायक पात्र है जो कहानी की पृष्ठभूमि को प्रभावित बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है। कहानी यथार्थवादी और मार्मिक धार्मिक है। यही बेसिकली भाषा सरल और सहज है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ लेना आप यहाँ से विशेषता। इसके मूल्य उद्देश्य पढ़ लेना कि क्या है भाई। विभाजन के समय जो भी बंटवारा हो गया था, उसके बाद जो भी पीड़ा सहने को मिली थी वही सब इसके अंदर है। अतीत की जो मेमोरीज थी उन सबको लेना। मलबे का मालिक, यहाँ सब निष्कर्ष पढ़ लेना। देखो ये जो दोनों कहानी है ना, ये दोनों कहानी त्याग, प्रेम, मानवता, करुणा और देशभक्ति की क्या है? देशभक्ति ही जीवन के सच्चे अनमोल रतन है। ये दोनों कहानी जो है ना, ये यही बताती है, ठीक है ना, कि प्रेम त्याग मानवता करुणा, यही ये दोनों कहानी बताती हैं। देखो यहीं से आपकी दूसरी कहानी है ना, ये जो दोनों कहानी थी ना, एक अनमोल रतन और एक मलबे का मालिक, आपकी ख़त्म होती है। देखो आप अच्छे से यहाँ से रीड कर लेना। दोनों की दोनों कहानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप आंसर लिख के आना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको 90 में से 90 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना, अगर आप इस तरह से लिख के आते हो। देखो अब हमारी जो थर्ड यूनिट है ना, बेसिकली अब उसका चैप्टर है उत्साह। निबंध की समीक्षा कीजिए और एक आचरण की सभ्यता। निबंध में लेखक के विचार से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। दोनों चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा उत्साह है। उत्साह निबंध। उत्साह क्या है? अगर हमारे अंदर उत्साह होगा ना, तो हम अपने कामों को ना बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। हम उसके अंदर ना हम उस काम के लिए हम बोर नहीं होंगे, बोरियत नहीं आएगी। उस काम को हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के संग करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के संग काम करेंगे, अगर हमारे अंदर उत्साह होगा। इस समय हमारे अंदर क्या उत्साह है? क्या उत्साह चल रहा है इस समय? यही उत्साह चल रहा है ना कि भाई आपको पूरे नंबर लाने हैं। नहीं तो देखो अगर उत्साह नहीं होता ना पूरे नंबर लाने का, तो आप मेरी वीडियो वॉच ही नहीं कर रहे होते। क्या करते? जैसे पूरे 6 महीने निकाल दिए भाई, कल पढ़ेंगे, वैसे ही तुम अभी निकाल देते। पर नहीं, अब तो उत्साह है भाई, 9 तारीख को पेपर है, 2 दिन बचे हैं, तो अब तो भाई पढ़ना है। तो आप अच्छे से डेडिकेट होकर वीडियो देख रहे हो ना, इससे ही कहते हैं उत्साह। अगर हमारे अंदर उत्साह होगा ना, तो हम काम को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से, एफिशिएंसी से करेंगे। उत्साह नहीं होगा तो हम उस काम को अच्छे से नहीं करेंगे। एक विद्यार्थी के अंदर उत्साह होता है कि उसे अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है ना। पढ़ते चलो। उत्साह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का एक प्रेरणादायक और विचारधारक निबंध है। यह निबंध में लेखक ने उत्साह को मानवता जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भाई हाँ, सब उत्साह सच में सबसे बड़ी शक्ति होती है। उत्साह ही वह गुण है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी भार लाने की, संघर्ष करने तथा सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भाई सच में उत्साह होगा ना, तो हम अगर कितनी भी कठिनाई में हैं, हम उससे बाहर आएंगे, मोटिवेशन होगा। अभी देखो, और ठुकरा के मेरा प्यार वो उसके अंदर अब क्या उत्साह आता है भाई, अब उसे आईएएस बनना है, ठीक है ना, ताकि जो उन्होंने मुझे ठुकराया था ना, मैं उसे बता सकूं। यही उत्साह होता है। निबंध का सार पढ़ेंगे। लेखक के अनुसार उत्साह जीवन की सबसे प्रगतिशील शक्ति है। उत्साही व्यक्ति को कठिनाइयों से नहीं घबराना, है ना, कठिनाइयों से घबराना नहीं है, उनसे डरना नहीं है, ये सिखाती है। ये आपको पढ़ना है यहाँ से। निरंतर प्रयास करते रहना है। उत्साह व्यक्ति के आत्मविश्वास, साहस और कार्यशीलता को बढ़ाती है। कार्यशीलता का विकास करती है। असफलताओं से निराशा ना आस जो हमने असफलता देखी है उनसे निराश नहीं होना है। हमें और अच्छे डेडिकेट होकर खुद को और ज़्यादा पुश करना है, और ज़्यादा उस अच्छे से वो काम करना है, ठीक है ना। बैक आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बैक आ गई ना हम पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं। अब तो हमें और अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसमें और अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, यही उत्साह होता है। निबंध की विशेषता क्या है? बहुत ईजी भाई। उत्साह क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, यही सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है ना। एक बार रीड आउट कर देना। निष्कर्ष क्या है इसके? उत्साह पढ़ देना जो हमने बताया भाई। उत्साह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मानव जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सफलता के लिए। अगर उत्साह नहीं होगा तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। ये हमें असफलता से डरने की शक्ति देता है, संघर्ष से लड़ने की शक्ति देता है। कौन? उत्साह देता है। उत्साह सफलता, साहस और कार्यशीलता की मूल्य शक्ति है। रीड अच्छी पंक्ति है, वैसे पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको मोटिवेशन भी देगी। चलो हमारा तो दूसरा था, दूसरी कहानी है
हमारी आर्षण की सभ्यता निबंध में देखो सभ्यता मतलब क्या होता है, सभ्यता डिसिप्लिन पढ़ेंगे चलो। आर्षण की जो सभ्यता निबंध जो है ना वो सरदार पूर्ण सिंह जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसमें लेखक ने सभ्यता का वास्तविक अर्थ बताते हुए कहा है कि सच्ची सभ्यता वही वही वो कोई भारी दिखावा नहीं है, ये हमारे लिए कोई भारी दिखावा नहीं है, ये धन संपत्ति या ऊंचे पद में नहीं बल्कि श्रेष्ठ आचरण, विनम्रता मतलब बहुत ज़्यादा विनम्र रहना, शांत रहना, सेवा करना, प्रेम करना और सहानुभूति, सेवा अपनी देश की सेवा करना, अपने माता पिता की सेवा करना, सहानुभूति में निहित है, ठीक है, जो हमारी सभ्यता होती है। लेखक के विचार पढ़ लेते हैं इसमें। मैं लेखक के विचार से सहमत, देखो उसमें बताया ना लेखक के विचार कौन बता रहे हैं, तो मैं लेखक के विचार से बिल्कुल एकदम पूर्ण सहमत हूँ, क्योंकि सभ्यता का वास्तविक मूल्य मनुष्य के व्यवहार और चरित्र का निर्धारित करता है। ये जो है ना, जो हमारा सभ्यता होती है वो एक मनुष्य के व्यवहार को बताती है, उसके चरित्र को बताती है, उसका कैरेक्टर कैसा है। केवल अच्छे वस्त्र पहनना, धनवान होना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना सभ्यता का प्रमाण नहीं है। यदि व्यवहार में दया ना हो, करुणा ना हो, हम किसी के प्रति दयावान ना हो, करुणा ना रखते हो, विनम्रता ना हो, दूसरों के प्रति हम सम्मान, दूसरों को हम इज्जत नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति सभ्य नहीं है, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। अगर हम दूसरों की इज्जत, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, धनवान है, पर हम सोसाइटी में किसी की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं, किसी को ढंग से बोल नहीं रहे हैं, हम सबको मतलब गंदी निगाहों से देख रहे हैं, तो हम सभ्य व्यक्ति नहीं हैं। यही इस कहानी में बताते हैं। लेखक का यह विचार भी सत्य है कि सेवा और सहानुभूति सभ्य की आत्मा होती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख और अपने दुख को जो दूसरों के दुख सुख को समझते हैं वही व्यक्ति सभ्य होता है। तो बस इसमें यही बताना है निबंध का संदेश क्या है। सभ्यता का आदेश क्षण आचरण होता है, विनम्रता, सेवा और सहानुभूति मनुष्य को संतोषपूर्ण गुण होता है। ये सब आपको पढ़ना है। भाषा शैली आपको पढ़ना है, निष्कर्ष पढ़ना है। देखो वॉइस मैसेज करो ना, इग्नोर करना, क्योंकि मेरी जो पहले वाली वीडियो थी ना उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि सर आपका जो बैकग्राउंड में जो वॉइस है, वॉइस म्यूज़िक नहीं, सॉरी वॉइस म्यूज़िक गलती से निकल गई, जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, मतलब आप उसे थोड़ा ठीक करो। तो देखो मेरे पास कोई इस पर कोई एक्सपेंसिव माइक वाइक नहीं है, मैं नॉर्मली ना ब्लूटूथ कनेक्ट करके वीडियो शूट करता हूँ, तो थोड़ा बैकग्राउंड में वॉइस आ ही जाती है। और देखो इस समय मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, कमरा बंद है, पंखा बंद करके शूट कर रहा हूँ, ताकि जो पंखे की आवाज़ है ना वो ना आए, क्योंकि मेरी जो इंटरनेशनल बिजनेस की जो वीडियो की थी ना उसके अंदर पंखे की बहुत ज़्यादा नॉइस थी। मैंने उस वीडियो को बाद शूट करने के बाद में, रिकॉर्ड करने के बाद में सुना तो सब में बहुत ज़्यादा वॉइस थी। और देखो उस पर बच्चों के भी कमेंट आए थे कि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का वॉइस आ रहा है। तो सब मैं जो वीडियो शूट करता हूँ पंखा बंद करके ही करता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, पसीना टप 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 कर रहा है, पर वीडियो तो शूट करनी है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अगर अब भी आ रही है तो थोड़ा सा इग्नोर करना यार। अब देखो 4th यूनिट है, लास्ट यूनिट के 2 चैप्टर हैं। पहला है हमारा भोले नाम का जीव और हमारा एक है दीपदान। एकांकी मतलब एक नाटक है, एकांकी का मतलब बताया था ना, एक नाटक एक बार में ख़त्म कर देना, यही हम इसके अंदर पढ़ेंगे। दीपदान प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा ये देखो लिखा गया है, एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसमें मेवाड़ की महान विभूत पन्ना धाई, आई थिंक धाई है कि त्याग, बाकी आप देख लेना क्या है, त्याग, साहस और मातृत्व की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की गई है। चलो पढ़ लेते हैं। पन्ना घाय, देखो पन्ना धाय या घाय मेवाड़ के राजा उदय सिंह की छाय माता की मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये छाय, चलो ठीक है छाय माता, चलो हम इसे छाय ही पढ़ते हैं, या नहीं ये दासी होगी, दासी माता कहते हैं, हाँ दासी होगी ये यहाँ पे, दासी होगा, ठीक है ना। दासी माता के उसने अपने पुत्र की प्राण की आहुति देकर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। वह त्याग, बलिदान, निष्ठा और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति है। चित्रण देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। एक माता है त्यागमयी माता, जिन्होंने त्याग करा है अपने बच्चों का। पन्ना घाई के राजा उदय सिंह की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। देखो इसमें क्या था, एक अब राजा को बचाने के लिए ना ये अपने पुत्र की बलिदान दे दी ताकि राजा बच जाए। इसमें यही है, साहसी और धैर्य थी। अब देखो उसकी बताना है देशभक्ति हो, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने अपने बच्चे को प्राण दे दिए, तो क्या क्या विशेषता होगी उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा साहसी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा होगी, मातृत्व की उसके अंदर बहुत ज़्यादा भरा होगा। यही सब इसके अंदर लिखना है और इसके अंदर निष्कर्ष लिख देना है, जो अपनी हम कहानी में पढ़ा था। रीड आउट कर लेना, नोट हो जाएंगे आपको। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है दीपदान में, देखो यही है
कि एक जो माता होती है ना, वो अपने पुत्र को त्याग देती है ताकि वो उस राजा के राजकुमार को बचा सके, उसके उत्तरदायी को जो उसका आगे राजा बनने वाला है ना, उसको बचा सके, उसके वंशज को बचा सके। इसलिए वो अपने पुत्र की क्या है, आहुति दे देती है। उत्तराधिकारी कहते हैं, उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उस राज्य की वो अपने पुत्र की आहुति दे देती है। तो वही अब उस माँ के बारे में आपको लिखना है, उस स्टोरी के बारे में लिखना है कि स्टोरी में था क्या, रीड आउट कर लेना। बाकी समझ में आ गया होगा आपको दीपदान में है क्या, कि सच में कितना बड़ा दान है ये। इससे बड़ा दान तो कुछ हो ही नहीं सकता, अपने पुत्र की आहुति दे देना, ठीक है। तो उस माँ के अंदर देशभक्ति थी भाई, एक अलग ही लेवल की देशभक्ति होगी, तो उन्होंने दान दिया, नहीं तो भाई कौन ही करेगा, ये तो करना इम्पॉसिबल ही है। अब हम पढ़ेंगे भोला राम का जीव के माध्यम से लेखक ने किन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। देखो, भोला राम का जीव प्रसिद्ध लेखक श्री परसाई जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है, जिसके माध्यम से लेखक ने समाज और प्रशासन की अनेक समस्याओं को तीखा व्यंग्य कसा है। देखो इसके अंदर क्या है, ये जो है ना, ये परसाई द्वारा लिखी गई एक फेमस कहानी है, जिसके अंदर उन्होंने व्यंग मतलब ताने मार के जो हमारे समाज में जो भी बुराई जो समस्या चल रही है ना, उन सब के बारे में बताया है कि देखो कोई भी सरकारी काम नहीं होता है, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे दो पहले फिर काम होगा, राशन नहीं मिल रहा है, जो मतलब सरकारी दफ्तरों के हम चक्कर काट रहे हैं, हमारी फाइल पे फाइल ले ही जा रहे हैं, तभी जा रही है फाइल, कुछ पता ही नहीं है। तो वही सब हमने बताया कि समाज में क्या क्या दिक्कत परेशानी चल रही है इस समय। देखो, प्रशासन ने भ्रष्टाचार चलाया। कहानी में दिखाया गया है कि एक छोटे से काम कराने के लिए व्यक्ति को अनेक दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है, ठीक है ना, यही सब बताया। उसके बाद भी उसका काम नहीं होता है। यही सब इसके अंदर बताया गया, पढ़ लेना। देखो ये लिखा है, लाल फिताशी शाही काम में जानबूझकर उलझाया जाता है, फाइल इधर उधर घुमाई जाती है और व्यक्ति को परेशान करा जाता है। भाई बहुत ज़्यादा मतलब बेबस कर देते हैं व्यक्ति को, अगर उन्हें रिश्वत ना मिले तो, ठीक है। वो फाइल को घुमाते रहेंगे, इधर जाओ उधर जाओ, है ना। अभी भी काफ़ी जगह देखा जाता है, बैंकों में देखा जाता है, इस काउंटर पे काम नहीं होगा उस काउंटर पर जाओ। अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति देखो पढ़ लेता है कि इस काउंटर पे ये हो रहा है, अभी कोई अनपढ़ व्यक्ति उसे नहीं समझ में आता, ठीक है। तो उसे घुमाया जाता है, इधर जाओ उधर जाओ, पहले ये करा खिलाओ वो करा खिलाओ। तो वही सब बताया गया है। आम आदमी की पीड़ा, इसमें आम आदमी की पीड़ा बताई गई है। बेचारा एक व्यक्ति अपने एक छोटे से काम कराने के लिए हज़ारों बार चक्कर काटता है, उसके बाद उसका काम नहीं होता है, जिससे उसको और भी नुकसान होता है उसकी। अब वो हर रोज़ अगर वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा है, तो उसकी जो श्रमिक होगी, उसकी जो वेजेस होगी, वो उसे भी खो रहा है, काम पे नहीं जा रहा है वो अपने, तो वो उसको भी खो रहा है, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है, अपनी सेहत के संग भी खिलवाड़ कर रहा है, धूप में वो जा रहा है, ठीक है। यही सब इसके अंदर बताया गया है। भोला राम साधारण व्यक्ति अपने एक छोटा सा काम अपने जीव की रक्षा करने के लिए दर दर भटकता है, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, जिसमें आम जनता की असहायता और विवशता प्रकट होती है। वो कितनी ज़्यादा असहाय हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसको प्रकट करा जाता है, ठीक है। संदेशहीनता है, देखो इसमें इनने संदेश दिया है कहानी में, अधिकारी और कर्मचारियों में मानवता और संवेदना का अभाव है। अभाव मतलब कमी है भाई, अधिकारियों के अंदर जो अधिकारी कर्मचारी उनके अंदर मानवता नहीं है, संवेदना नहीं है, ये सब चीज़ का क्या है, कमी है। वह केवल नियम कायदे और अपनी सुविधा देखते हैं, वैसे केवल क्या देखेंगे, अपनी सुविधा देखेंगे, ठीक है। और पीड़ित व्यक्ति को एकदम इग्नोर करेंगे, उनकी कोई भी वो नहीं देखेगा कि इनकी क्या समस्या है, इनको सॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कोई नहीं देखेगा। न्याय की कठिनाई, ये सब आप रीड आउट कर लेना, बहुत ज़्यादा ईजी है ये वाली कहानी। निष्कर्ष देख लेते हैं भोले राम के जीव के बारे में। देखो पढ़ लेना, कहानी में मिलने वाली जो सीख है, हम भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, उसका विरोध करा है। दूसरों के प्रति हमें संवेदना रखनी चाहिए दूसरे के प्रति। अगर हम बाद में जाके यार तुम लोग भी एक अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाओगे ना, तो सच में लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ठीक है ना कि तुम अपना फ़ायदा देखना, ठीक है। और घूसखोरी है इसके अंदर, रिश्वतखोरी है, हमें ईमानदार रहना चाहिए, सत्य के साथ देना चाहिए, ये सब इसके कहानी के अंदर बताया गया है। देखो यहीं आपकी कहानी खत्म होती है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ इंपॉर्टेंट सी। देखो हर इकाई कहते हैं, हर यूनिट के अंदर ना दो स्टोरी दे रखी है। दूसरी यूनिट के अंदर से आप इनमें से कोई एक स्टोरी कर लो, क्योंकि ऑप्शन आएगा इस स्टोरी में से करने के लिए, ठीक है। आप इन दोनों यूनिट में से कोई एक कर लो, ऑप्शन आएगा, जो आपको सबसे अच्छी लगती है वो कर लो। दोनों अगर आप बिल्कुल वैसे रिस्क की तो कोई बात है नहीं, आपने ओवरव्यू ले लिया ना एक बार। अब जिस तरह का क्वेश्चन आएगा ना आप लिख दोगे, इस वीडियो को देख लो तो मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी छोड़ने की। पर मैं आपको तब भी बता रहा हूँ, अगर आपका कोई बच्चा जो है ना वो मेरी वीडियो मेट्रो में देख रहा है, या फिर ये वीडियो मतलब कि एकदम पेपर से एक रात पहले देख रहा है, तो भाई मैं बता रहा हूँ हर यूनिट में से किसी एक स्टोरी को कर लो, बस बहुत है। क्योंकि
इन दोनों स्टोरी इन 2 क्वेश्चन आएंगे, एक दीपदान में से आएगा और एक भोलेनाथ में से आएगा। इन दोनों में ऑप्शन आएगा, कोई एक क्वेश्चन करना है। तो बस एक चैप्टर को कर दो हर एक यूनिट में से, पर हर एक यूनिट का एक चैप्टर कर देंगे, ठीक है ना। एक एक चैप्टर कर दो, आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आपके 90 में से 90 मार्क्स आ जाएंगे। यहीं पे जो हमारी वीडियो है ना, ये वीडियो ख़त्म होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, इसकी पीडीएफ आपको जल्दी ही मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने ज़्यादा लोगों को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी जल्दी मैं वीडियो को लाऊंगा। देखो मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, पर जो लाइक नहीं करते। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, लाइक करना मेरी वीडियो को। और जो लाइक करता है उसके लिए एकदम दिल से बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए। बाकी सपोर्ट करो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, ऐसे वीडियो चाहिए, तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, किस बुक से रिलेटेड चाहिए, तो मैं वो वीडियो आप ले आऊँगा। बाकी देखो नोट्स सारे प्रॉपर बने हुए हैं। इन नोट्स को लेना है तो एक ही काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़्यादा हाइप करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, शेयर्स होंगे, मैं उतनी जल्दी इस वीडियो को जल्दी लाऊंगा, ठीक है ना। अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं उस सब्जेक्ट की वीडियो भी ले आऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।